हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो लेट मी नो कौन कौन है। पिंगू गुड मॉर्निंग। टाइमर कौन सा टाइमर पे? बस बस सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो आकृति। अच्छा अच्छा, जोगर भी कह रहे हैं वी आर ऑल लाइव। अच्छा आज एक टाइमर था, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा क्या? नाइस नाइस नाइस। हम्म। चलो। ध्रुमिल हेलो। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम बेटा सिर्फ तुम लोग के पास ही है, मेरे पास तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब देखूं यार। सच्ची यार, तुम ही लोग हो इतने वो, क्या बोलते हैं, आ, नसीब वाले, टाइम वाले। अच्छा चलो, एवरी टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज, है ना, एक्सेप्टेड। देखो तो धीरे धीरे माहौल की बात है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, नॉट एन इशू। ठीक है, ये ध्रुमिल अपना वाला ध्रुमिल है ना? हाँ समझ गया समझ गया, इतने शॉर्ट फॉर्म हम भी यूज करते हैं। ऐसा ही क्या? ओके 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 ओके। चलो बढ़िया। कैसा है बेटा? कहाँ था इतने दिनों तक? पूरा। हाँ, वो थोड़ा चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं, मार्कर, दैट्स वाई। अब दिख रहा है ना? मस्त मस्त मस्त। चलो बढ़िया है। चलो भाई, है ना, काफी। अच्छा ऐसा है क्या? आज नहीं है क्या? आज स्कूल नहीं है? चलो भाई, है ना, शुरू करते हैं अपन। अच्छा ऐसा, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, शुरू करते हैं, है ना। तो कल अपन ने थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह की थी, आज थोड़ा न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन गिवन टू एपीज। कल मैथ्स के एग्जाम में गुड लक इन टू एपीज। ठीक है, AP1, AP2, क्या है ये, 17, 21, 25, करते 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 क्या कर रहा हूँ ये, 417। ठीक है, AP2 क्या है, 16,
21, 26, 466। अच्छा, ओहो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कोई सीखिए इनसे। नाइस नाइस नाइस। चलो, ये तो बहुत ही आसान सवाल दिए। देखो, 2 एपी आपके सामने लिखी गई है, ठीक है, 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग के सामने है, और अपन को क्या बताना है, कॉमन टर्म्स बतानी है, भाई इनके अंदर कॉमन कितनी कितनी टर्म्स आएगी। ठीक है, देखो पहला सवाल है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से। हाँ भाई, यहाँ देखा, इन दोनों एपी में देखा, सबसे पहले तो है ना, ऐसे तुम बता नहीं पाओगे कि भाई कॉमन क्या है क्या नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं बता पाओगे। सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या करो, सबसे पहला टर्म वो ढूंढो जो दोनों के अंदर कॉमन हो। यहाँ पे दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन है, सर ये दिख रहा है मेरे को, कौन सा, 21। ठीक है, तो जो कॉमन एपी आने वाली है ना, कॉमन एपी आएगी ना, उसका पहला टर्म कितना होगा, 21, है ना, 21 आएगा। अब बात है कि अगला क्या आएगा, तो उसके लिए अपन ऐसा तो नहीं करेंगे कि इसको भी एक्सपांड करते जाओ, खोल के रखते जाओ, इसको भी रखते जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक यूज होती है। ठीक है, इसका डी निकालो, इसका डी निकालो, इसको मैंने D1 बोला, भाई इसका डी निकालो, कितना आएगा, 21 माइनस 17 कितना आएगा, 4 आएगा। इसका डी निकाला 4, इसका डी निकालो, कितना आएगा, 5। ठीक है, अब ले लो, अगर तुम्हें कॉमन वस्तु चाहिए तो इन दोनों के डिफरेंसेस का, इन दोनों के डिफरेंसेस का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कॉमन जो तुम्हारा डी आएगा वो आएगा इन दोनों का एलसीएम, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, है ना, एलसीएम ले लिया, तो बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना है। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो भाई यहाँ पे लिया, कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम आता है क्या, कितना आ जाएगा, 20। तो पहला टर्म मिल गया, तो अगला टर्म कितना आएगा, अगला टर्म कितना आएगा, इसमें 20 और जोड़ दो, है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे करते 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 चलता जाएगा। मुद्दा है लास्ट में क्या आएगा। अब ये बात तो सोच लो कि भाई साहब, इस एपी के अंदर 417 तक जाना है, इस एपी के अंदर 466 तक जाना है। अगर दोनों में कॉमन चाहिए, तुम 417 को तो क्रॉस नहीं कर सकते ना, वरना कॉमन कैसे रहेगा दोनों के अंदर, है ना, ये बात तो अपन को समझ में आती, वरना कॉमन कैसे रहेगा। तो तुम्हारा जो भी लास्ट टर्म होगा, क्या इस बात से एग्री करते हो कि जो तुम्हारी कॉमन एपी आएगी उसमें जो लास्ट टर्म होगा वो 417 से छोटा होगा, है ना। तो भाई 417 से तो क्या होगा, अपना लास्ट टर्म छोटा होगा। तो मैंने लिखा क्या, तो मेरे को तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो उसके लिए मैंने चुपचाप वो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n-1 d। ये जो भी आएगा इसका आंसर क्या आता है, लास्ट टर्म के बराबर आएगा। पर आज मुझे क्या पता है, मेरे को ये तो नहीं मालूम ना कि लास्ट में क्या आने वाला है, मुझे तो ये नहीं मालूम ना कि मेरी कॉमन एपी में लास्ट टर्म क्या आने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या सजेस्ट किया, मैंने कैसे देखा, मैंने 417 को लिखा और मैंने बोला कि तुम जो भी हो, या तो 417 के बराबर आ जाओगे या उससे छोटे आ जाओगे। मेरी लास्ट टर्म जो भी होगी 417 के बराबर आ सकती है या उससे छोटी आएगी। बात समझ में आ गई, क्या ये लिखना वैलिड है। ठीक है, अब 21 को वहां फेंका तो यहाँ पे कितना आ गया, n-1 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 396। ठीक है, तो n-1 39.6, कितना हो जाएगा ये 19.8, 19.8। अब 1 वहाँ भेजा तो n लेस देन इक्वल टू 20.8। ठीक है, n जो है 20.8 से छोटा या बराबर है। अब n पॉइंटों में थोड़ी होता है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, 20.8 टर्म ये क्या है, इंटीजर ही लेंगे। तो यहाँ से निकल के आया कि n जो होगा कितना होगा 20। सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं, लास्ट टाइम मेरे को पता ही नहीं करनी। खूबसूरती वाली बात क्या है, मेरे को लास्ट टाइम तो पता ही नहीं करनी है। अब मैं इस तरीके से n निकालूंगा, अब मुझे कोई बोलेगा कि लास्ट टाइम बताओ, तब मैं n को 20 पुट करके आंसर निकाल दूंगा। बोलो बात समझ में आई। हाँ, 20 कॉमन टर्म्स आएंगे इसके अंदर। बात समझ में आई ना, आगे बढ़ा जाए। चलो,
शुरुआत में छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं लेंगे, है ना, ज़्यादा लोड वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे अपन, ताकि तुमको ऐसा लगे कि अरे ये सब कुछ 10th में किया है। सारे क्वेश्चन 10th वाले हैं। इन एन एपी इफ, ये तो कुछ ज़्यादा बच्चों वाला सवाल है। इफ T6 इक्वल टू 17 एंड T11 इक्वल टू 32, फाइंड T20। ओ T20, नाइस। चलो करो, बहुत सिंपल है, अत्यंत सरल है। ठीक है, टाइम खोटी तो मेरे साथ ही कर लो, तुम अपनी कॉपी में अपने आप करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इससे सिंपल तो क्या मिलेगा भाई। T6 का मतलब a प्लस 5D, इसका मतलब आ गया 17। T11, ठीक है, T11 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 10D, ये कितना दिया है 32। आके ना दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व करना आसान है सर? बेहद आसान है यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुम सुम सपैक गॉन। कितना आएगा ये? माइनस का 5D बराबर का इसका 15, D आ गया 3। अब D आ गया तो D को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो a प्लस 15 बराबर 17, a बराबर 6। सिंपल है। तुमसे तो, मुझसे पहले तुम्हारा आंसर आ गया, देख रहे हो। तो T20 कितना हो गया, a प्लस 19D। आसान है ना ये चैप्टर तो। अभी तक जब तक बच्चों वाले सवाल है तब तक आसान है सर। कितना आएगा, 2 प्लस 19 59। सिंपल, बेहद सिंपल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिया जाता है। इन एन एपी ऑफ, वो चलता है, ऑफ नहीं, इफ है ना, इफ। और एक और आसान सवाल दिया है मैंने, है ना, एक और आसान सवाल दिया है ना, ये भी हो जाना चाहिए अपने से एकदम। A2 प्लस A3 इक्वल टू 17, देन फॉर्म AP। थ्री तो ऊपर है, तुम इसी का आंसर लिख दोगे, A9। चलो किया जाए। आज ही शुरू हो जाएगा। 1 घंटे की बात है खाली, 1 घंटा एंजॉय करो तुम, फिर देख 1 घंटा तुम्हें लगेगा कि यार यार क्या 10th की जिंदगी जी रहे। इतना आसान है क्या? IIT तो मैं यूं फोड़ लूंगा, फिर मालूम चलेगा, फिर मनीष सर अपना रूप दिखाएंगे। ओ प्रूव दैट √2, √3, √5 cannot be the terms of an AP। सब होता है, सब होता है, हवन करने के लिए सब करेंगे। The first term of an AP is 5। बाजू वाले का आंसर दो। The last is 45 and sum is 400। Find number of terms and
कॉमन डिफरेंस। जिसका होते जाए करते जाओ। 4 डिफरेंट integers form an increasing AP. One of them is equal to the sum of the squares of the other three. Form the sequence. सीक्वेंस बनाइए जनाब। चलो 3 आंसर है तुम्हारे पास, 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सॉल्व करना शुरू करो। चलो ठीक है। ये तो पता नहीं क्या है, क्यों, बहुत ही आसान। A2 इसका हो जाएगा A प्लस डी, A5 का क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 0। A से A गया, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम है। A2 ये हो जाएगा A प्लस डी, हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 17, बराबर 17। कितना आ गया 2A प्लस 10D बराबर 17। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व एंड गेट एन AP। जी यार 8 आएगा ना, 9 दिया है ना। सॉल्व कर लेना इन दोनों को, AP आ जाएगी। आंसर क्या लिखा है तुम लोगों ने, हैं? ओके सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो थोड़ा चमत्कार कर दिया मैंने, मेरे को 10 देना चाहिए था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। A2 प्लस A3 नहीं, मैंने चेंज कर दिया ना बाद में, 9 था। ये तो छोटे मोटे इक्वेशन वाले सवाल है। वो A3 लिखा गया था, तुरंत चेंज कर दिया मैंने। सॉल्व करके ला सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने A3 से किया तो उस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ये सारे क्वेश्चन खाली तुम्हारा खून बढ़ाने के लिए, तुम्हारा हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, हाँ भाई हमको आता है करके, बस दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं करना। अरे तुम T3 ले लो, यहाँ पे 12 ले लो, 14 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी ले लो। सेकंड प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, कैसे प्रूव हुआ ये तो मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रूफ कैसे किया। सेकंड वाला प्रूफ कैसे किया। हम्म अच्छा AP मान लिया ऐसी।
तुमने इसी की एपी मान ली, तुमने इसी की एपी मान ली। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने इन 3 टर्म्स को ही एपी मान लिया क्या? क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। देखो एन लिखना चाहिए था, है ना, मेरे लिखने में गलती हो गई। तो एन ही लिखना चाहिए था मेरे को, एन ही। चलो तुमने किया वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम देख लो कि भाई साहब इसको हम कैसे कर रहे हैं। वी विल, एक्चुअल तरीका ये है बाय द वे, है ना, एक्चुअल तरीका ये है। वी विल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन पता है ना, 10th के अंदर था, कुछ आता था कि प्रूफ करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आप मान लिया करते थे कि चलो मान लिया कि √5 रैशनल है, फिर प्रूफ क्या करते थे ना, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज वैसा ही। ठीक है, तो भाई जैसे कि मैंने इन तीनों से अलग अलग एपी बनाई है, मान लो साथ में रखा, तो तुम लोगों ने मना ही कर दिया नहीं है, अलग अलग भी देख लेते हैं, अलग अलग भी देख लेते हैं ना। देखो भाई मैंने रखा √2, तो मैंने एक एपी बनाई जिसका इनिशियल टर्म √2 है, एक एपी बनाई जिसका इनिशियल टर्म √3 है, एक एपी बनाई जिसका इनिशियल टर्म √5 है। ठीक है, तो मान लो, है ना, मान लिया कि टीपी है a + n-1d। बोलो इससे सहयोग रखते हो। मैंने एक p टर्म्स की एपी बनाई जिसका स्टार्टिंग टर्म ये था और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, p थे उसके अंदर। ठीक, इससे भी ये भी सही लिखा है। और एक r टर्म्स की एपी मानी जिसका फर्स्ट टर्म √5 है, r-, बोलो कोई दिक्कत है ना। मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों से एक एपी बनाई है जिनके स्टार्टिंग टर्म से खुद है। पहली एपी में p टर्म्स, q टर्म्स और r टर्म्स है। ठीक, अब ये बात तो अपन को ऑलरेडी समझ में आती है कि अगर किसी एपी के अंदर p टर्म्स है तो p टर्म्स का मतलब p इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी एपी में 22, 22.5, 23.5, 1.5, 1.25, 2.3 ऐसे टर्म्स तो नहीं होते। तो यहाँ से एक बात अपन को समझ में आती है क्या, कि जो p q r है, ये p q r है, ये नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, इसको 3 नाम दूं, ठीक है, मैंने 1 - 2 किया, इन दोनों को माइनस किया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते क्या आएगा, कितना आएगा, मेरे को उसको टर्म के बराबर मानना चाहिए वरना टीपी टीक्यू में कंफ्यूजन हो जाएगा यार। इसको ऐसे प्रूफ नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये अज्यूम नहीं करेंगे, ना 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 ना, ये अज्यूम नहीं करेंगे। रुको, मैं कुछ और सोच रहा था यार। ओके, ऑन स्क्रीन अगर ऐसे क्रांतिकारी करते हैं ना तो निपट ही जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ, शिट मैन। चलो 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 आ जाते हैं, चलो कन्वेंशनल वे पे आ जाते हैं, है ना भाई। एपी थी, है ना, इसका पीवा टर्म मैंने ये मान लिया, क्यूवा टर्म मैंने ये मान लिया, तो ये आरवा टर्म मैंने ये मान लिया। ठीक है, पहले एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि भाई साहब अलग अलग 3 एपी बनाता हूँ, ठीक है ना, अलग अलग 3 एपी बनाने के बाद, ठीक है ना, उनका इसको फर्स्ट टर्म देके, इसको फर्स्ट टर्म, तीनों एपी का इसको फर्स्ट टर्म बोलूंगा और उसके बाद मैं डिफरेंस करके, डिफरेंस लेके प्रूफ कर दूंगा। पर उसमें क्या टीपी टीक्यू अटक रहा था,
मैंने कहा प्लान फ्लॉप हो गया यार। मैंने प्लान फ्लॉप हो गया ना अपना, शिट मैन, है ना। तो भाई क्या क्या देखो, चलने तो, यानी ये इसका पीवा टर्म है, ये इसका क्यूवा टर्म लिया, ये इसका आरवा टर्म लिया, यानी ऐसा कुछ, यानी कोई भी एपी जा रही है, कोई भी एपी जा रही है, चलते चलते जा रही है, √2 एक टर्म आ गया बीच में, फिर चलती जा रही है, √3 टर्म आ गया, फिर चलती जा रही है, √5 टर्म आ गया, चलती गई। ये 3 टर्म एक एपी के अंदर मैंने मान लिए, ठीक है ना। रुकावट के लिए खेद है। यहाँ पे एक बात समझ में आई, पी क्यू आर ये तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, ये तो अपन को पता चल गया, ठीक है। अब मैं अगर 1 में से 2 घटाऊं, 1 में से 2 घटाऊं, सर 1 कौन है, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, है ना। इसको हटाओ तो 1 में से 2 घटाया तो ए घट जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, कितना बचेगा, पी डी माइनस डी। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, पी डी माइनस डी प्लस का क्यू डी माइनस डी बराबर √2 माइनस √3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो भाई इसके बाद क्या होगा, कुछ कुछ कट रहा है, ये और ये कटा। आज हम पगला गए हैं भाई, आज तो कुछ कुछ खेल हो रहा है सुबह सुबह। लगता है हेमोग्लोबिन की कमी है अपने शरीर के अंदर आज, ठीक है। हाँ भाई क्या हो रहा है, कितना आया, डी कॉमन आया अंदर, कितना आया, पी माइनस डी बराबर √2 माइनस √3, इतना आ गया, ठीक है। ओके चलो भाई, अब किया मैंने, पहले मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। आज मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ही मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस ए गॉन, ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये और ये गया, क्या यहाँ से क्या आएगा, क्यू डी माइनस का डी, इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का आर डी प्लस का डी, वो कितना आएगा, √3 माइनस √5, डी से डी बजा, कितना आया, डी कॉमन आया, क्या आया, क्यू माइनस आर बराबर √3 माइनस √5 मिला। मेरे पास एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये। अब मैंने क्या किया, मैंने चौथे को 5वें से डिवाइड कर दिया। सर ये सब अब क्यों कर रहे हो, है ना, पी माइनस क्यू, हाँ सही तो है। मैं कहा ना आज कुछ गड़बड़ हो रही है यार, आज राइटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक सब हो रही है आज अपने से। ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसका जवाब दूंगा अभी। 4/5, ठीक है, चौथी इक्वेशन बाई 5वीं इक्वेशन किया। जैसे इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, इन दोनों को जैसे आपस में डिवाइड करोगे तो डी गया, कितना बचेगा यहाँ पे, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, यहाँ पे कितना बचेगा, √2 माइनस √3, √3 माइनस √5, ठीक है। क्या ये सही है, जो रिजल्ट तुम्हारे पास निकल करके आया, क्या ये सही है, ठीक है। देखो इसमें समझने लायक बात क्या थी, एक तो था इसके अंदर एक छोटा सा मैनिपुलेशन, कौन सा था, पहले तो इसको अपने टर्म्स माना, पी टर्म, ये पीएच टर्म, क्यूएच टर्म एंड आरएच टर्म, ठीक है। फिर दोनों का जब डिफरेंस लिया, जब दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लेने से हुआ क्या कि भाई जो ये मेरा सपोजिशन था ए वो गायब हो गया, उसके बाद एक और सपोजिशन था डी, ये भी गायब हो गया। कैसे गायब हुआ, जब मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैं एक ऐसे स्टेप पे पहुंचा जैसे कि मैं यहाँ पे लैंड हुआ। इसका क्या मतलब है, देयर इज समथिंग रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज अनदर थिंग रिटन ऑन राइट हैंड साइड। एक चीज यहाँ लिखी है, एक चीज वहां लिखी है ना, निश्चित गलत है। पी क्यू आर नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स तुम लोग क्या बना सकते हो इसको, रैशनल, और बाजू में कौन बैठा है, इररेशनल, निहायती गलत, ये गलत तो ये गलत, ये गलत तो ये गलत, ये गलत तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत। हेंस और सपोजिशन वाज रॉन्ग। दीज 3 टर्म्स कैन नॉट प्रेजेंट इन एन एपी। चलो हो गया, क्या हो रहा है आज।
ये वाला करो, हेंस प्रूव्ड। ऐसा है ना, ऐसा। इस पॉइंट को ओ गिन लो, ओ, थोड़ी देर के लिए। सारे हो गए? क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। आज पता है ना सुबह से उठते किसकी शक्ल देख ली। नहीं नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है सालो। आंसर बताओ। अरे सीक्वेंस नहीं चाहिए मेरे को, ए और डी, एन ए और डी बता दो बस, है ना। चलो भाई, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का पहला टर्म कितना है, 5। चलो, जिसका हो गया ना उसके लिए पहले मैं नया सवाल देता हूँ। पहला वाला तो हो गया अपना, ठीक है। अब जो लोग खाली मेरी शक्ल ना देखें, ठीक है, उनके लिए मैं नया क्वेश्चन देता हूं। चलो, क्वेश्चन मैंने दिया, इन एन एपी इफ mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, find SMN। चलो ये वाला करो, अगर तुम्हारे बाकी चीजें हो गई है तो ये वाला अटेम्प्ट करो। चलो ठीक, तब तक मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक, कितना दिया है, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म को मैं प्रेम से L भी बोलता हूँ। कितना दिया, 45, एंड सम इज 400। अरे 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 अरे, सम इज 400। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो निकाला मैंने। S का फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l, ठीक है। तो यहाँ से जैसे S के अंदर डालोगे 400, n कितना है नहीं मालूम सर, ये तो ढूंढना है। ओके, a कितना है 5, वो कितना है 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 800, यहाँ पे n 50। कोई दिक्कत? n 16 आ गया, बहुत ही सिंपल। n पड़ा है, a पड़ा है, l पड़ा है, सब कुछ पड़ा है अपने पास, क्या नहीं निकाल सकते? d बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या देगा, लास्ट टर्म बराबर a + n - 1d। l कितना है अपने पास 45, a कितना है अपने पास 5, n कितना है 16, और d यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना। d कितना बता रहे हो तुम लोग, 8/3। सिंपल, बेहद सिंपल, बेहद सिंपल। चलो ये भी हो गया। मैं ये वाला भी हो गया क्या, 4 डिफरेंट इंटीजर्स, इसका आंसर बता जरा। a = 0, d = 1। ओह वाह। अच्छा, बाकी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया क्या? ये वाला कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा अच्छा है। जितने अभी तक बेइज्जती वाले क्वेश्चन दिए, ये उनसे अच्छा है। चलो, जो मेरी शक्ल देख रहे हैं उनके फिर से नया सवाल। स्मार्ट हो गया टिंगू। इन एन एपी, इसमें आधे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है, ठीक है। देन प्रूव दैट सिग्मा
ए टाइम्स क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। बढ़िया है, बढ़िया है। इसी स्पीड से सॉल्व करते रहो। चल आंसर नहीं आया, इसका आंसर नहीं आया। क्या ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ये वाला, ये रहा, सुनो। चलने दो। देखो भाई, यहाँ देखो, ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। बेटर क्यों है वो देखो। 4 डिफरेंट इंटीजर्स, कौन कौन? डिफरेंट, अलग अलग इंटीजर्स, 1 2 3 -1 2 3 4 0 कुछ भी, फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का साफ मतलब क्या होता है? कल लिखवाया था, डी ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हारा डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन है ना। कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा होना चाहिए। वन ऑफ देम इज इक्वल टू, पहले तो 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। तो पहले तो 4 नंबर मान लो जो एपी में हो, पहले तो 4 नंबर मान लो जो एपी में हो, कुछ भी मान लो, तुम लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या मानने की इच्छा रखते हो तुम लोग? क्या मानोगे? क्या तुम लोग ये सोच रहे हो सर पहला ए मान लो, अगला ए प्लस डी मान लो, ए प्लस 2D मान लो, ए प्लस 3D मान लो? क्या यही 4 टर्म मानने की सोच रहे हो? चल गायब हो गया लगता है। ध्रुमिल मना कर रहा हो तो कौन सी लूं? ध्रुमिल मना कर रहा है कि सर ये मत लो, तो कौन सी लूं बता। आगे से कह रही ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। क्यों बेटा, ये क्यों लेनी चाहिए मेरे को? चल इसे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं ये करूंगा इससे आंसर नहीं आएगा क्या? मेरे को यही 3 क्यों लेनी चाहिए? ये कह रही है सर आप ये वाली ले लो। कौन सी वाली? ए माइनस 3D और कौन सी? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। आप तो ये वाली ले लो। अब मैं कह रहा हूं कि यार क्यों लूं, इससे आंसर नहीं आएगा क्या? या फिर ऐसा कुछ है इससे तुरंत जल्दी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? देखो चीज तो मेरे को ही पता है कि जब 4 टर्म माननी होती तब ये मान लेनी होती है, पर क्या मैंने सिखाया अभी तक? आकृति कह रही है कि क्योंकि इसमें टर्म्स एलिमिनेट हो जाती है। आकृति पहली बात, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा डेटा है जहां पे ये टर्म्स लेने का तेरे को फायदा हुआ? कहीं पे भी ऐसा डेटा है? टर्म्स एलिमिनेट तब होती है जब अपन टर्म्स तो ये अज्यूम करें तब कोई एडिशन वाला डेटा हो। अगर मेरे को इनके साथ कोई ऐड करने वाला डेटा होता तब मेरे काम आता ना, ये तो तब मेरे काम आता ना ये। इस क्वेश्चन में क्योंकि एडिशन का कोई डेटा ही नहीं है, आगे बताऊंगा मैं, जब तुमको सपोज करना सिखाया जाएगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि इन से भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो, पेट में दुख रहा है कि नहीं सर ये नहीं लेना, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं लेना तो ये ले ले, बस तुम्हारी मर्जी के हिसाब से मैंने एक और ले लिया। नहीं मैं कोई भी रैंडम 4 चीज़ें ले रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को वही 4 टर्म लेनी है, मैं कोई भी रैंडम 4 टर्म ले सकता हूँ।
है ना। कोई भी 4 टर्म ले लो, ये ले लो, ये भी तो एपी में भाई, इसमें डी जोड़ो ये आएगा, इसमें डी जोड़ो ये आएगा, इसमें डी जोड़ो ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ले लो, कहीं से भी कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा आएगा। इसमें क्या दिया है? वन ऑफ देम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 3। इसका मतलब इनमें से किसी एक का स्क्वायर करोगे, ठीक है, वो क्या होगा? वो बाकी तीनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, छोटा सा दिमाग लगाओ, 2 ग्राम का दिमाग लगाओ, किसका स्क्वायर करने पे बाकी तीनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर आ सकता है? बट ऑब्वियस है, लास्ट टर्म, सबसे बड़ी टर्म यही है, सबसे बड़ी टर्म यही है। तो जनरल दिमाग क्या लगेगा अपना कि सर जो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो डेटा के हिसाब से ये बाकी तीनों के स्क्वायर के ऐड के बराबर है, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस डी का होल स्क्वायर। अब खोल दो, ठीक है, खोलना ही है बस तुम लोग को। तो यहाँ से कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 4D स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ तो कटता हुआ नजर आ रहा होगा, फ्यू, और कुछ कट रहा है? जी हाँ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे 4AD है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा। डी स्क्वायर है ना, ये कट रहा है यहाँ पे। मेरे पास क्या बचा? 4AD प्लस ये डी स्क्वायर और वो डी स्क्वायर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2D स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2A स्क्वायर। सही है, सही है, सही। मैंने किसको उड़ा दिया? क्या यहां तक देख लो एकदम सही है? यहां तक कोई गड़बड़ी है? आज पता नहीं, चीजें अजीब चल रही, चीजें दिखाई नहीं दे रही मेरे को आज। सही चल रहा है। सही है ना? इसमें से 2 कॉमन निकाल लो ना। ए स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म लेने पे लेंदी नहीं जाएगा ना? नहीं, नहीं, चलो छोड़ो ना, इन टर्म से कर लेते हैं। चलो, हाँ भाई, करना क्या है? एकदम सिंपल है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ए में क्वाड्रेटिक, ये तुम्हारे पास आ गया ए में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अगर ये ए में क्वाड्रेटिक आ गया, यानी ए की कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखी जा सकती है। अगर ए की कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखी जा सकती है, अगर ए की कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखी जा सकती है, तो भाई मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। क्या तुम लोग जीवित हो? आइटम्स, क्या तुम लोग जीवित हो? या मैंने कुछ लोचा मार दिया? मेरे को लग रहा है यार मैंने कुछ लोचा मार दिया। बता नहीं सकते ना तुम लोग? आज क्या हो रहा है यार? आज पक्का सुबह किसी का, पक्का मतलब पक्का
ए राम, अबे यार गधेड़ों गधेड़ों, इफ वन ऑफ द टर्म, अरे इसका स्क्वायर थोड़ी करना था यार। मैं तभी सोचू क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे को तो दो स्टेप दिखाई दे जाते हैं ना, आज दिख ही नहीं रहा साला कुछ। क्योंकि जब तू कर चुका है तब फिर भी नहीं हेल्प नहीं करेंगे हम सर की। हाँ आज तो हो जाने दो है, जो जो इतने इतने दिनों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है, हो जाने दो, मजा आ रहा है सर, मजे लेंगे हम बाद में सर के। नहीं ए राम, क्या किया जाए तुम्हारा। a+2d a² + d² -2ad + a² + a² + 2ad + d²। ठीक है, ये और ये तो कटा, ए ये कितना आया 3a² d² + d² 2d², क्या आया a + 2d। आज कुछ तो हुआ है, चलो क्या बोले अब किसी को। ये क्या हो गया 3a², सबको वहाँ लेके चला गया, प्लस का 2d² माइनस का 2d माइनस का a बराबर 0। और थोड़ा ढंग से लिखा, क्योंकि a के अंदर मैं क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं a के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। a में क्वाड्रेटिक, अगर ये a में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका कॉमन डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक के अंदर खूब कर चुके हैं। है ना, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि भाई जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 आती है, भाई मेरे को तो d चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई a तो रियल क्वांटिटी है ना, a कैन बी एनी नंबर। सुनो ध्यान से, a कैन बी एनी नंबर, a बिलोंग्स टू r। अगर a कोई भी नंबर हो सकता है, अगर a कोई भी नंबर हो सकता है, तो भाई अगर a कोई भी नंबर हो सकता है, यानी इसके अंदर a की रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। रियल वैल्यूज कब आती है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मानते हो ये बात, हाँ कि ना। तो बस इसके हिसाब से इसका d निकाल लो। जैसे इसका d निकालोगे, जैसे इसका d निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा b², कितना आएगा b² -4 a, c कौन है, ये रहा पूरा 2d² -2d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत। मेरे को भेज देना, कर दूंगा, आसान है। अभी अभी कुछ मत दे मेरे को, पता नहीं आज क्या हो रहा है। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 24d² प्लस 24d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है ना, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है इसको, अब देख d² जो लीडिंग टर्म्स होती है उनके आगे मेरे को नेगेटिव बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने इसको रीअरेंज किया 24d², यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 24d माइनस का 1, और ये साइन पलटेगी। इन शॉर्ट मैंने पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या आ गई, ये d की क्वांटिटी आ गई, बस d को फैक्टराइज करना है, यहाँ से मेरा d का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ पहले तो। अब ऐसा नहीं हो फैक्टराइजेशन में लोचा हो जाए। टिंगू एपी का तो है, पर क्या है, पहले अपने पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉलो करना है अपन को। ठीक है, चलो इस डी को अपन ने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, अपन को डी निकालना है। चलो तो फैक्टराइज किया, अरे बाप रे, डी निकाल लो ना साइड में, डी इक्वल टू माइनस का b b²। तुमको पक्का लग रहा होगा फिर से कुछ लोचा है। b² -4 a c/2
ए। ठीक है, कोई लोचा नहीं है। मैं कितना स्मार्ट हूं मैं वो देखता हूँ, देख रहा हूँ। क्या आएगा डी, क्या आएगा डी, क्या आएगा डी। -6 प्लस माइनस प्लस माइनस 42 डिवाइड बाई, सही है, सही है। चलो भाई साहब, डी का ये वैल्यू आ गया। देखते हैं कितनी आती है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। चलो ये डी आ गया, यानी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है ना। इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, बच्चा बच्चा जानता ही है। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा ऐसे ही फैक्टराइज होती है अपनी तो। डी तो अपनी ऐसी फैक्टराइज होती है। इसको लिखा बीच में, इसको यहाँ पे रूट लिखा जाएगा, यहाँ पे रूट लिखा जाएगा। ठीक है, -6 माइनस रूट 42/12 माइनस रूट 42/12। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा पहली चीज़ तो मेरे को क्या समझ में आई, क्वेश्चन में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लिखा था क्या, कि ये है एक इंटीजर एपी। कौन सी है, इंटीजर एपी। बात समझ में आ गई, इंटीजर एपी कैसे, अबे इंटीजर में से इंटीजर जोड़ोगे या इंटीजर घटाओगे तभी इंटीजर आएगा। तो यानी ये जो डी है, ये जो अपना डी है, पहली बात तो ये इंटीजर होना चाहिए। सर यहाँ पे इतना सूगला सा है, क्या करूँ, कुछ करते, रुक जा, है ना। इंटीजर एपी है, इसका मतलब अपना डी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक बात समझ में आ गई। ठीक है, आज दिन ही खराब है, आज पक्का दिन खराब है मेरा। क्या हो रहा है यार। डी पक्का कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये बात तो मान ली, इस बात से एग्री करते हो ना, है ना। डी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक, ओके। दूसरी बात मुझे क्या समझ में आई कि ये तो बहुत ही सूगली सी इनइक्वालिटी आ गई। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी से देखूं तो डी का रीजन कितना आएगा, -6 माइनस रूट 12 से लेके -6 प्लस रूट 42/12। ठीक कोई दिक्कत। फिर को लोचा मारे, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अच्छा रुको, अपन लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, फिर वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, होप सो थिंग्स गेट वेल। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, स्ट्रीमिंग चालू है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस से मिलते हैं अपन। ठीक है, चलो।
चलो गाइस, वी आर बैक एंड आई होप कि अब कोई क्या बोलते हैं इंसानी ग्लिच ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ भाई चलो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, शुरू से शुरू करते हैं वापस। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि भाई 4 डिफरेंट इंटीजर्स, 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। ठीक है ना, हाँ हो गए बढ़िया, पर मेरे को तो मेरी तरफ से कराना पड़ेगा ना। ये एक इंक्रीजिंग एपी बनाती है, वन ऑफ देम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 3। ठीक है, तो टर्म्स क्या अज्यूम कर लिए, अगर मैं पहले को ए बोलूं, इसको a प्लस डी बोलूं, a प्लस 2d बोलूं, ठीक है, अगला मैं a प्लस 3d ले सकता हूं, है ना। अपन ने क्या लिया है, a माइनस डी लिया है, एक ही बात है ये भी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, चलने दो। ठीक है, ये 4 टर्म्स अज्यूम कर लिए। बोला गया है वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 3, इनमें से कोई एक ऐसा है जो बचे हुए 3 के स्क्वायर करके जोड़ने पे बराबर आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसी खूबी मोस्टली सबसे बड़ा वाला रखेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है पी है ना यार, है। तो भाई साहब a प्लस 2d ये क्या है, बाकी के 3 के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। तो ये हो गया a माइनस डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब खोला ये क्या है a प्लस 2d, इसको जब एक्सपांड किया तब कितना आएगा अपने पास, देख दिखा के कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और यहाँ से d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2d स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा आप लोग को। तो इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पे कितना आया, 3a स्क्वायर माइनस का a प्लस का 2d स्क्वायर माइनस का 2d बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सब a है, a किसको बिलोंग करेगा, पहली बात तो a r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a कुछ भी हो सकता है, a कैन बी एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद a कुछ भी हो सकता है। ओके नाइस, ये मेरे को a में क्वाड्रेटिक दिख रही है, a में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब और a रियल है। हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है। इसके बाद क्या, उसके रूट्स कैसे होंगे, अगर a के अंदर क्वाड्रेटिक है तो रूट्स भी एक a के होंगे, a रियल है तो रूट्स भी रियल। तो कंडीशन क्या लगाई हम लोगों ने, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाई तो कितना आएगा, कितना आ सकता है अपने पास, b स्क्वायर, कौन है यहाँ पे b, ये रहा, ठीक, माइनस 4ac, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व किया, ये कितना आएगा, 1 माइनस 24d स्क्वायर प्लस 24d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन निकाला यहाँ से तो कितना आ गया मेरे पास, 24d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 1, साइन पलट जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, ठीक है, इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करके कितना आया भाई, 6 माइनस रूट 42/12, 6 प्लस रूट 42/12 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कौशिक हाय, हेलो बेटा, ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनइक्वालिटी तो अब तो अपने को सॉल्व करनी आती है। तो भाई डी का जो सोल्यूशन आएगा वो इसके बीच में आएगा, 6 माइनस रूट 40, यहाँ से 6 प्लस रूट 42/12। ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब देख यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ये एक इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी का साफ साफ मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इंटीजर से बने हैं, अरे तो इनमें ये अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो भाई इसमें तुमने क्या जोड़ा, इंटीजर ही बचा। तो भाई इसका मतलब डी भी इंटीजर है, डी भी एक तरीके का इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसमें से
है ना, बहुत ही सूगली और बेकार सी वैल्यू आई है डी की, इंटरवल आ गया बेसिकली। ठीक है, अब इस डेटा की हेल्प से तुम्हें ये पता लगाना है कि मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कौन सी आएगी। यहाँ से डी देखो कौन कौन से इंटीजर दे रहा है। इसको अगर गौर से देखा तो ये कितना देगा तुम लोग को, 36 से बड़ा ही है ना, ये 36 से बड़ा ही है, 49 नहीं है, यानी 7 नहीं हो सकता, यानी ये 6 पॉइंट समथिंग है, 6 + 6 पॉइंट समथिंग 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग बाई 2 1 पॉइंट समथिंग। भाई साहब ये 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 6 - 6 पॉइंट समथिंग है ना, ये तो माइनस में चला गया, -0 पॉइंट समथिंग बाई 12, ये तो -0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो इस अंतराल में केवल 2 ही वैल्यूज है डी की, एक 0 और एक 1, जिसमें से 0 को तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है। अगर डी को 0 ले लिया तो क्या है, ये कांस्टेंट एपी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब डी के इस वैल्यू को उठा पटक के यहाँ पटक दो, डी का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इसको उठा के यहाँ पे पटक दो। जैसे ही पटकोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है बताओ, है ना? चलो रख के देख लेते हैं। डी को 1 रख दो यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, 3a² - a। यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 - 2, यानी ये तो कट गया, कितना बचेगा, = 0। a कॉमन आया, 3a - 1 = 0, तो a = कितना आया अपने पास, 1/3, और यहाँ से अपने पास आया 0। बोलो कोई दिक्कत? रूट में 7 आएगा, किस रूट में भाई, किस रूट में? अब गलती नहीं हो सकती, ना मुन्ना ना, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई भाई, 1/3 और 0। 1/3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, इंटीजर है भाई, इंटीजर है तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सीक्वेंस अपने पास आ गई, ए का वैल्यू पड़ा है, डी का वैल्यू पड़ा है, रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, बस हाँ या ना लिख दो। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, अब मैं नया क्वेश्चन दूं फिर। बैक इन फॉर्म। चलो चलो, तो कुछ नया क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, कुछ ढंग का सा नया क्वेश्चन उठाते हैं जो सीखने लायक हो आपके, काफी अलग तरीके से, जैसे जनता करती है, आम जनता करती है, उस तरीके से नहीं। ठीक भाई, क्या सवाल है, क्या बवाल है? चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये है तुम्हारी एनसीईआरटी का, in terms of 2 APs are in the ratio of 7n + 1 is to 4n + 27. Find the ratio of their 11th term. चलो कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट ध्रुमिल? देख यहाँ से डी की 2 वैल्यू आएगी एक्सेप्टेबल, 0 और 1। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है, डी > 0 होना चाहिए, तो डी का ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू हुआ 1। ठीक है, फिर 1 को अपने इक्वेशन में ठोका, ठोकते ही यहाँ से ए के 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, ये बचेगा ना, डी को इस इक्वेशन में रखना, यहाँ से ए के 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, एक आएगा 0 और एक आएगा 1/3। ठीक है,
1/3 तो ले नहीं सकते क्योंकि इंटीजर, क्वेश्चन के अंदर इंटीजर दिया है, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 0। फर्स्ट टर्म ये सॉरी ये फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या था a माइनस डी लिया था, a पढ़ा है d पढ़ा है, 4 के 4 टर्म्स पड़ी तेरे पास, सीक्वेंस बन गया। इसके बाद करा देता हूँ, इसके बाद करा देता हूँ, ठीक है पहले ये वाला कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लो, मैं बीच बीच में वो क्वेश्चन वापस ले लूँगा, डोंट वरी। टिंकू बाकी लोगों को तो करने दे रहे छोरे। देखो बहुत ही उम्दा तरीके से बताऊंगा, बहुत मतलब बहुत उम्दा तरीके से, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत उम्दा तरीके से बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। मुझे क्या दिया है, एन टर्म्स की एपी का रेशियो दिया है, ठीक है हाँ आंसर सही है तेरा, पर तू मेरा वाला तरीका देख, इट इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, इसकी तो 100% गारंटी है, ठीक है क्योंकि मैं एनसीईआरटी के मेथड से नहीं कर रहा है ना। अब देख किस तरीके से कर रहे हैं, हाँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी में उस तरीके से नहीं करना, वो तरीके से भी बताऊंगा। फिर भी ये तरीके से नहीं किया होगा, देख क्या लिखा है, समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी डेटा के नाम पे तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है Sn अपॉन Sn डैश, कितना है वो 7n + 1 4n + 27, बोलो ये दिया है, ठीक है ये एपी। कल एक बात रिकॉल कर, एक छोटी सी बात रिकॉल करना, सर कौन सी बात रिकॉल करनी है अपने को, मैंने कहा याद कर कि कल तेरे को अगर एपी का Sn लिखना है, अगर एपी का Sn लिखना है तो एपी का Sn लिखते हैं तो Sn की जनरल शक्ल क्या होती है, कुछ याद आ रहा है, सर उसकी जनरल शक्ल हुआ करती थी an² + bn, हाँ कि ना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आती थी, n का स्क्वायर और n ये दोनों लोग प्रेजेंट रहते थे, हाँ कि ना, बात मान ली है सर, सही बात है। आज जब मैंने इस रेशियो को देखा तो मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ, मैंने कहा क्या, मैंने कहा यार देख Sn के रेशियो में लिखा है, यहाँ पे तो लीनियर टर्म्स है, पर क्योंकि पिक्चर में Sn है, क्योंकि पिक्चर में Sn है तो ये वाला फॉर्मूला Sn का नहीं हो सकता, पक्का ऊपर नीचे से किसी ने n कॉमन निकाल के काटा है, दिस इज नॉट द ओरिजिनलिटी। तो भाई मैंने क्योंकि मेरे को Sn का तरीका पता था तो मैंने ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 7n² + n अपॉन 4n² + 27n, तभी तो ये वाली फॉर्मेट आएगी, क्योंकि देख n तो कॉमन आ सकता है, कॉमन आके ही कटा होगा तभी लीनियर बना, पर मुझे क्या मालूम है कि सम के अंदर क्वाड्रेटिक होती है, ये फंडा पता चला, ये फंडा याद आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये आते ही ना, ये आते ही मेरे पास पहली वाली एपी का सम का फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट आ गया, यानी अब मैं इसको देखकर कह सकता हूँ कि जो AP1 होगी, जो AP1 होगी उसके अंदर D1 7 का डबल 14, AP2 जो मेरा D2 होगा 4 का डबल यानी 8, कॉमन डिफरेंस सट से आ गया। सर एक कैसे निकालोगे, मैंने कहा बिल्कुल निकाल लूंगा, क्या तेरे को ये मालूम है S1 ही T1 के बराबर है, तुम बोलोगे हाँ सर बराबर मालूम है, तो ठोकना इसके अंदर 1, ठोकना इसके अंदर 1, क्या आ जाएगा तेरे पास, भाई तेरे पास A आ जाएगा, तो इसके अंदर अगर 1 ठोकेगा तो 7 कितना आ जाएगा इंटू 1, 7 + 1, तो इसका मतलब 7 × 1 का स्क्वायर + 1, यानी यहाँ से कितना आ गया 8, तो यानी यहाँ से A1 कितना है, मुझे A1 कितना मिला 8, अगर इसमें मैं ठोकूंगा 1 ठोकूंगा तो मेरे को इस वाली AP का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, हाँ कि ना, इसमें 1 ठोका
है ना, इसमें 1 ठोक तो कितना हो जाता है 27 + 4 31। ठीक है, ए पढ़ा है, डी पढ़ा है, तुम्हें क्या ढूंढना है 11th टर्म का रेशियो, यानी तेरे को क्या चाहिए भाई, सर मेरे को चाहिए T11/T11 डैश, ये कितना हो जाएगा A + 10D। बोलो हाँ के ना, सिंपल, वैल्यू पढ़ा है वो पढ़ा, 8 + 10 × 14, ये कितना है 31 + 10 × 8, 148/111, 4/3। बट ऑब्वियस है, दिस इज मेथड नंबर 1। बोल कैसा लगा, तुरंत भाई साहब 1 ग्राम दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, सट से हो गया। सिर्फ सम के फॉर्मूले को ध्यान से देखने की जरूरत थी, तुरंत मालूम चल गया एन मिसिंग है, एन मिसिंग होते ही एन को लगाया, फिर मालूम चल गया पहले एपी का सम का फॉर्मूला ये, दूसरे एपी का सम का फॉर्मूला ये, खत्म। क्या टिंगू, कैसा लगा, समझ में आया, यस और नो? इसको दूसरे तरीके से करेंगे अब। अरे समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? पहले तो ये छापो, ये तरीका तो छापना ही है अपन को। हैंग हो गए क्या तुम लोग सब? चलो CCl, चलो भाई अब अगले मेथड से बताते हैं, है ना। कि याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत सट हो जाएगा, खाली ऑब्जर्वेशन की देरी है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है ना। और आज पता नहीं हमारे ऑब्जर्वेशन को क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई सलाह है। अब देख करते हैं इसको दूसरे तरीके से। फिर NCERT वाला भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब तरीके से करेंगे, है ना। यहाँ देखो SN कितना दिया है 7n + 1 / 4n + 27। रिप्लेस n विथ 2n - 1, सिंपल, रिप्लेस n विथ 2n - 1। आप चुपचाप n को 2n - 1 से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप n की जगह पे 2n - 1 टेक दोगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, सिर्फ इसके अंदर टेकना है। तो जैसे टेका, सुनना ध्यान से, टेको यहाँ पे 2n - 1 + 1 अपॉन यहाँ पे 2n - 1 10 का 27, टेका हमने, टेका हम टेक सकते हैं। तो ये करते कितना हो गया 14n - 7 + 1 अपॉन 8n - 4 + 27। बोलो कोई दिक्कत? तो भाई ये कितना आ गया मेरे पास 14n - 6 8n - 23 + 23। ठीक, कोई दिक्कत? आज तुम्हें क्या निकालना है 11th टर्म निकालनी है। n को क्या रखोगे 11, n को क्या रखना है 11, ठोक दो फॉर n = 11, रखो इसके अंदर, कितना आ जाएगा 14 × 11 - 6 8 × 11 + 23,
you will be astonished. Answer is again 4/3. सर हर बार ये फंडा काम करता है? हाँ, हर बार काम करेगा. दिस इज मेथड नंबर 2. सही है? सही है क्या? कुछ पल्ले पड़ा क्या कर दिया मैंने? इसको तुम ये बोल सकते हो, मैं अपने जीवन की पहली ट्रिक तुम्हें देने जा रहा हूं. पहली ट्रिक ऐसे क्वेश्चन में काम आती है. ऐसे क्वेश्चन में काम आती है. तुरंत है, तुरंत है, तुरंत. अच्छा है क्या? अब मैं उसको थोड़ा फॉर्मली लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को आगे जाके ध्यान रखो. ठीक है, तो ये तो मैं मिटा रहा हूँ, फॉर्मली देखता हूँ, बताता हूँ कि आपको करना क्या है. इसको लिख लिया जाए. क्या है देख, फंडा क्या कहता है कि फॉर चेंजिंग, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सम का डेटा और सम के डेटा से आपको जाना है, सम को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर. अगर सम का डेटा दे के नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, दो तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल है इसके अंदर. या तो एसएन का डेटा देके टर्म का पूछेंगे या टर्म का डेटा देके एसएन पूछेंगे. दोनों केस में ये चीज काम करेगी. कौन सी वाली? अगर सम का डेटा देके नंबर ऑफ टर्म्स का पूछे, यानी रेशियो टर्म्स का पूछे, तब करना क्या है, जहां जहां पे n है उसको 2n-1 से रिप्लेस कर दो. सिंपल, दैट्स इट. कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना. और अगर आपके पास क्वेश्चन में डेटा दिया है टर्म्स का, दोनों जगह पे काम आना चाहिए ना, फंडा है तो. सर अगर आपके पास क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है इसका और आपसे पूछ लिया गया समेशन के बारे में, तब क्या करना है? तब भी n को रिप्लेस करना है. पर n को किससे रिप्लेस करोगे? मैंने कहा अब यहां देख, अगर मैं n को 2n-1 रखता हूं, सीधी सी बात है, इसको कुछ देर के लिए n1 मानो, इसके लिए इसको n डैश मानो, तो यहां से कितना हो गया? +1/2 n डैश. हाँ कि ना? इस वाले n की वैल्यू इतनी आ गई ना. तो इस वाले केस के लिए यहाँ पे रोल रिवर्स हुआ. Sn से Tn था तो n को 2n-1 रखना था. ठीक है, यहाँ पे रोल रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो गया. तो यहाँ से क्या करना है, इस n को अकेला छोड़ दो. तो n को इस केस में n की जगह पे क्या रखना है तुम लोग को? n+1/2. खत्म. अगर ये फंडा अपना लिया जीवन में तो इस टाइप के क्वेश्चन हंसते खेलते तुरंत आना हो जाएंगे. तुरंत हो जाएंगे, तुरंत. अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड मेथड पे. ठीक है कि भाई एनसीईआरटी में कैसे करना है. एनसीईआरटी में भी तो करना पड़ेगा भाई, हैं? तो इसको एनसीईआरटी में कैसे करते हैं अब मैं वो बताता हूं. तो पहले तो ये लिख लो, उसके बाद तो ना आगे बढ़े. धन्यवाद धन्यवाद. छापो छापो, छाप के वजह बताओ मेरे को. चलो एनसीईआरटी में इस चीज का प्रयोग सिर्फ आंसर वेरिफिकेशन के लिए किया जाए, उसके अलावा अपन को नहीं करना. ठीक है, अब करना क्या है सर, एक्चुअली में क्या है? मेथड नंबर 3 बेहद सिंपल. ईशान गेमर सर मैं क्लास 12 में हूँ. बेटा आपकी क्लास तो फिर क्या बोलते हैं, ये
पौने घंटे के बाद शुरू होगी। सर ऑल इंडिया रैंक 30,000 में, 30,000 मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कोई अच्छी आईआईटी नहीं मिलेगी। जो टॉप आईआईटीज है उनमें से कहीं। चलो यहाँ आते हैं अपन लोग। अब देख, 2 एपीज है मेरे पास, जाहिर सी बात है 2 समेशन का रेशियो है, तो 2 एपीज है मेरे पास। तो मैंने पहली वाली एपी मानी, नहीं बेटा दिक्कत हो जाएगी, आपको 11th और 12th को दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी मौका है आपके पास, है ना। 11th आप सुधार सकते हो, साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलो। चलो अब एनसीईआरटी में कैसे करना है। एपी 1 मैंने माना, फर्स्ट टर्म क्या है इसका ए, अगला टर्म क्या माना मैंने ए प्लस डी, अगला टर्म क्या माना ए प्लस 2d, ऐसे करते 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 चलता गया। कोई दिक्कत, मेरे को तो 11वें टर्म पे जाना है ना, तो मेरा 11वां टर्म है T11। अब मैंने मान लिया AP2, उसका फर्स्ट टर्म क्या है ए डैश, ठीक है, ए डैश प्लस डी डैश, ए डैश प्लस 2d डैश, ऐसे करते करते मेरे को तो किधर जाना है 11वें टर्म पे, तो T11 डैश। कोई दिक्कत। अब जो इसका T11 होगा, क्या वो a प्लस 10d होगा, हाँ कि ना। सही बात है। क्या इसका T11 डैश a डैश प्लस 10d डैश होगा, बिल्कुल होगा। टॉप 12,000, कौन बोला भाई तेरे को फेल कर देंगे स्कूल वाले, पागल हो गया है क्या, ऐसे करना है एनसीईआरटी में। यहाँ देखो, ये हुआ, तुम्हें इनका रेशियो ढूंढना है, तुम्हें इन लोग का रेशियो ढूंढना है। तो भाई टू फाइंड, तुम्हें ढूंढना है T11 बाई T11 डैश, a प्लस 10d a डैश प्लस 10d डैश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। अब मुद्दे पे आ जाते, डेटा पे क्या दिया है। ये तो अपन को ढूंढना था, एपी कंस्ट्रक्ट की नंबर ऑफ टर्म ढूंढी, जो ढूंढना था ये आ गया, ठीक है भाई। अब मेरे पास क्या दिया है Sn अपॉन Sn डैश, कितना है 7n प्लस 1 4n प्लस 27, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसने बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत सारी ब्रांचेस है आईआईटी में, एक बार दो एग्जाम तो मालूम चलेगी। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर के साथ अगर एडवांस की तैयारी देने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ भाई यहाँ देखो, ये एसएन दिया है, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो एसएन का रेशियो दिया है, अगर मैं इस एपी का एक्चुअली में एसएन निकालूं, इस एसएन का एक्चुअली में रेशियो निकालूं, तो एक्चुअली में रेशियो कैसे निकलता है, कितनी टर्म्स है भाई साहब इसकी, एन टर्म्स है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को एसएन को फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, n/2 2a प्लस n-1d। एसएन डैश का इसमें भी एन टर्म्स है, तो n/2 2a प्लस n-1d बराबर 7n प्लस 1, यहाँ पे 4n प्लस 27, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, तो कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये आ गया अपने पास इतना, ओके सही है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे से जबरदस्ती 2 खींच के कॉमन निकाला। होगा क्या, 2 निकाल लेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा a प्लस n-1 बाई 2d, और यहाँ पे क्या बचेगा a डैश प्लस n-1 बाई 2d डैश, और ये किसके बराबर है 7n प्लस 1 4n प्लस 27। बोलो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ओके।
अब ये देख, मुझे चाहिए क्या, मैंने क्या बोला कि सर अगर मेरी यहाँ पे डेटा की शक्ल a प्लस टेन डी अपॉन ए डैश प्लस टेन डी डैश जैसी हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि मेरा T11/T11 डैश का आंसर आ गया। एक छोटी सी चीज रोक रही है, a प्लस, यार अगर ये 10 हो जाए ना तो कंपैरिजन करने में एकदम आसानी हो जाएगी। देख डिट्टो की डिट्टो वही टर्म मिल रही है मेरे को, सिर्फ फर्क क्या है, साला इसको 10 बनना है, नीचे भी सेम आदमी है तो क्यों ना बना दिया जाए। यानी अगर ये वस्तु 10 बनने को तैयार है तो जो मेरा रेशियो आएगा वो T11/T11 डैश का आंसर देगा। तो भाई साहब कुछ भी करके मेरे को इसको क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो मैंने खोपचे में लिया तो n-1/2, इसको क्या बनना है, 10 बनना है। तो भाई n-1 कितना हो गया 20, n बराबर कितना आ गया 21। ठीक है, तो करना क्या है आपको, फॉर n इक्वल टू 21, अगर मैं n का वैल्यू 21 रखता हूँ तो ये रेशियो मेरे को मिलने को तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस 10d a डैश प्लस 10d डैश। ठीक है, और मुझे उस समय वहाँ पे क्या पुट करना है, n को 21, 7, 21 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 21 प्लस 27। ये कौन है, ये कौन है सर, ये T11 है, T11 डैश है। इसको आंसर निकालोगे कितना आएगा 148/1111 4/3 आंसर। इस तरीके से निकालना है। नहीं दोनों के n अलग अलग थोड़ी आएंगे, दोनों के n अलग अलग थोड़ी आएंगे बेटा, कि एक का 19 आ गया एक का 21 आ गया है ना, इस तरीके से। बेटा देख इस तरीके के अगर अपन लोग क्या बोलते हैं, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो पढ़ाते वक्त इन सब क्वेश्चंस का जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नीचे जो दिया गया नंबर है चैट बॉक्स में, या तो वेबसाइट पे रेफर कर लो, एक बार वहाँ पे फ़ोन घुमा के आप बात कर लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जाना नहीं जाना, आना नहीं आना, ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर मुझसे ज़्यादा बेहतरीन काउंसलिंग आपकी उस नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब अगला क्वेश्चन दूं। चलो तो इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। यानी ये तरीका भी ध्यान रखना है अपन को, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए कि चीजें बनती कैसे, बनाते कैसे हैं। कल यू ट्रिक यूज करने से थोड़ी कुछ काम चलेगा अपना। चलो हाँ अंकुश, हमारी पूरी टीम है बेटा, पूरे दिन लेक्चर चलते हैं यूट्यूब पे, एक बार देख तेरे को सब लोग दिखाई देंगे। मेरे बाद फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगा, सब लोग अवेलेबल है। इफ A1 A2 A3 आर इन AP, ठीक है, अगर ये लोग AP में है एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा करते करते AP टर्म्स तक का सम, ठीक है, और A1 A2 A3 ये AQ टर्म्स तक का सम, अगर आपको दिया है P²/Q², देन फाइंड A6/A21, बताओ कितना है? चलो बढ़िया है, बढ़िया है, होप कुछ ना कुछ छोटा मोटा फायदा तो हो ही रहा है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया जाए। चलो सेम टू सेम पिछले वाले फंडे पे है एकदम।
मयंक अब उस वाले तरीके से कर, n को रिप्लेस कर दे, कर ले। ये 10th के है ना? बिल्कुल नहीं, ये 10th के नहीं है, ये तो 11th के है। अभी पहले अपन ने 10th के क्वेश्चन को कवर किया, 10th के क्वेश्चन को कवर करने के बाद अपन एनसीईआरटी पे आए, एनसीईआरटी कवर करने के बाद अपन मेंस पे जाएंगे, मेंस के बाद अपन जाएंगे एडवांस पे। हो जाएगा टिंगू उससे? है टिंगू? उस मेथड से हो जाएगा क्या? हाँ इस क्वेश्चन और किस में भाई? अरे एकदम आग लगा देंगे। चलो चलो करो 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 करो। टाइम खोटी नहीं करना है अपन को बिल्कुल भी। इलेवन बाई 41 बहुत सही, सही है। चलो मैं मेरी तरफ से निकालता हूँ। अब देखो अपन को हर चीज दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए एट अ वेरी फर्स्ट मोमेंट। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझे क्या स्ट्राइक हुआ कि सर यहाँ पे तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स लिखा है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स लिखा है, सेम एपी है A1 A2, देख सबके स्टार्टिंग टर्म सेम है, यानी पहले लिखा है पी टर्म्स का समेशन, यहाँ पे लिखा है क्यू टर्म्स का समेशन, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स बाई सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये दे रखा है मुझे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो एसपी का फॉर्मूला तो मेरे को बनाना आता ही है ना? पी बाई 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह पे p लिखा है क्योंकि p टर्म्स लिए हैं। बोलो कोई दिक्कत? एस क्यू है ना, एस क्यू के यहाँ पे कितना हो जाएगा q बाई 2, सेम आएगा फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1d। बोलो कोई दिक्कत? d भी सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम आएगा यहाँ पे, है ना? पहले वाले क्वेश्चन में d1 d2 लिखा था। इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 से 2 कटा, ये पी स्क्वायर से एक ये पी कटा, एक क्यू से एक क्यू कटा। कोई दिक्कत? क्या बचेगा यहाँ पे? 2a1 प्लस p माइनस 1d अपॉन 2a1 q माइनस 1d बराबर p बाई क्यू। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब मेरी नज़र क्वेश्चन पे गई, तब मुझे क्या दिखाई दे गया कि यार मेरे से तो a6 अपॉन a21 मांगा है, a6 तो क्या होगा a प्लस 5d, ये क्या होगा a प्लस 20d। अगर मैं ऐसी शक्ल बनाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं तुरंत आंसर निकाल सकता हूं। तो कैसे बनेगी शक्ल? इसका मतलब सर पहले तो 2 कॉमन निकालो, इसी दिन के लिए 2 तो निकाला जाता है, तो ऊपर से भी निकाला नीचे से भी निकाला, क्या बचेगा a1 प्लस p माइनस 1/2 d, a1 प्लस q माइनस 1/2 d बराबर p बाई क्यू। ठीक है, आज मेरे को d के बाजू में क्या चाहिए 5, तो p माइनस 1/2 को क्या होना पड़ेगा
5, तो खोपचे में निकाल लिया। p माइनस 1/2 को क्या होना पड़ेगा 5, तो p माइनस 1 कितना हो गया 10, p का वैल्यू कितना आ गया 11, और नीचे वाला क्या होगा 20। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि भैया q माइनस 1/2 कितना होना चाहिए 20, q कितना होना चाहिए 21। ठोको आ गया आंसर। जिस दिन ये 11, जिस दिन ये 5 बनेगा यानी a1 प्लस 5d, और ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये 40 आएगा ना 41। जिस दिन तुम्हारा ये 20 बनेगा a1 प्लस 20d, उस दिन मुझे क्या a6/a21 मिल जाएगा, उस दिन मुझे a6/a21 मिल जाएगा। हाँ कि ना, p का वैल्यू कितना है 11, q का वैल्यू कितना है 41, आ गया आंसर, खत्म। ठीक, ये था भैया मेथड नंबर 1। ठीक है, as you know we always have multiple approaches to solve a problem and you guys have multiple approaches to leave a problem. So यहाँ पे मेथड नंबर 2 हाजिर है, मेथड नंबर 2 हाजिर है। क्या है मेथड नंबर 2? मैंने कहा देख, क्वेश्चन में क्या दिया है तेरे को, मुझे दिया है SP/SQ p²/q²। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कुछ लेने को नहीं बोला, मैं अपने आप चीज़ों को लेट सकता हूँ। सर लेटने का मतलब है, मैंने बोला लेट p = 1 q = 2। सर ये क्या बकवास बनती है? मैंने कहा क्वेश्चन में रोक टोक तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है मैं तो उसके हिसाब से मान रहा हूँ। p को मैंने 1 मान लिया, q को मैंने 2 मान लिया, तुम ये सारी वैल्यूज कुछ भी मान सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी मर्जी। सर मानने से कैसे आंसर आएगा? मैंने कहा करके देखते हैं, फिर लॉजिक डेवलप करेंगे। मैंने p को 1 और q को 2 लिया, तो p को 1 लेने का मतलब क्या हुआ, तो ये मेरे पास क्या आ गया S1/S2 बराबर 1/4। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है, अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है, तो भाई ये a हो गया, ये कितना हो जाएगा t2 कितना हो जाएगा a + d, ये कितना आ गया 1/4। यहाँ से a/4a बराबर एलसीएम ले लिया मैंने, 4a ये वहाँ पे चला गया, 2a + d, d का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2a आ गया। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बता दो, है ना? हाँ, सर ने कुछ लेके कर कुरा के आंसर तो ला रहे हैं सर। ठीक, अब जैसे ही मेरे पास d का वैल्यू आया, होगा क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए सर, मेरे को तो चाहिए था a6 + a21। लॉजिक बताता हूँ कि क्या किया है हम लोगों ने। ये क्या हो जाएगा a + 5d a + 20d, d का वैल्यू पता है 2a अपॉन a + 20 20a। यहाँ पे कितना आ गया 5 × 2 = 10, 10a + a 11a, 40a + a 41a, a गॉन, आंसर कितना आ गया 11/41। खत्म। ये क्या किया सर आपने? मैंने कहा कि यार देख, a1 a2 a3 ये सब AP में है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन दिए फर्स्ट p टर्म्स फर्स्ट q टर्म्स का, तो डेटा को छोटा बनाने के लिए, डेटा को छोटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, डेटा को छोटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो फर्स्ट p टर्म्स थे, मैंने किन को p टर्म्स अज्यूम कर लिया। मैंने बोला कि भाई पहला टर्म ही p टर्म है, और आगे के 2 लोग को जोड़ दोगे तो उनको q टर्म बोल दिया। तुम लोग यहाँ पे 2 और 3 भी ले सकते थे, तब भी रिलेशन इसी प्रकार का आता। इस चीज को करने का एक ही मोटिव था, क्या, कि मैं a और d में कोई रिलेशन लेके आ पाऊँ। मेरे को एक्चुअली वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मेथड से मैं a और d के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर पाया कि मेरा a और d के अंदर एक्चुअली में रिलेशन क्या है। क्योंकि अगर मेरे को a और d के अंदर कोई रिश्ता नाता मिल जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर नीचे तो कटना ही है।
ये बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड थिंग, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, अंधे क्वेश्चन हो, जहाँ पे फर्स्ट पी टर्म्स फर्स्ट क्यू टर्म्स दिया हो, अपने आप से छोटी सी सीक्वेंस मान लेना और क्वेश्चन उस डायरेक्शन में सॉल्व कर लेना, 100% आंसर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं है कि पहली 5 टर्म्स है क्या, पहली 10 टर्म्स है क्या, पहले पी टर्म्स बोला है। तो मैं ये भी तो मान के चल सकता हूँ ना, जो कंडीशन इसके लिए ट्रू होगी वही उसके लिए ट्रू होनी चाहिए। दिमाग तो लगा के सोचो, फर्स्ट पी टर्म्स फर्स्ट क्यू टर्म्स बोला है, तो ये टर्म्स तो कुछ भी हो सकती है, ये टर्म्स तो कुछ भी हो सकती है। तो क्यों ना उनको ऐसा सीक्वेंस मान लिया जाए जिसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो। तो सॉल्व करना बड़ा आसान का क्या मतलब है, मैंने 1 और 2 ले लिया, जिससे क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कितना आसान हो गया। दोनों अप्रोचेस तुम्हारे सामने हैं, जो तुमको पसंद हो तुम वो कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई है ना? आइंदा से कभी भी ऐसा अंधाधुंध सीक्वेंस दियो ना, जिसमें इसमें ये फलाना टर्म्स है, इसमें ढिगना टर्म्स है, छोटा सा सीक्वेंस मान लो, हमेशा सॉल्व होगा। ठीक है, पर ये काम एनसीईआरटी में मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह से जीने देना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, होपफुली ये थोड़ा सा ढंग का निकला नहीं। चलो, तो देखो आज अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना? इसके बाद अपन कल मिलेंगे। जो ग्लिच की वजह से वो जो 2 क्वेश्चन नहीं थे, तो मैं कल आते करा दूंगा, है ना? आकृति ने बोला सर ये भी करा दो, तो मैं वो करा दूंगा कल आते ही। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, पहले 2 दिन ही चांदी होती है। अब कल से क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी नहीं रहेगा जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा कमर कस लेना। अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, तो उस तरीके की तैयारी करके आना। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सन पे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।